नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टूडेंट्स चॉइस। आज मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पे स्टूडेंट्स चॉइस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी से बहुत बहुत सॉरी, बहुत ही ज़्यादा माफ़ी मांगना चाहेंगे और सच में हम सॉरी फील कर रहे हैं बिकॉज काफ़ी दिनों से वीडियोज़ नहीं आ पा रहे थे ड्यू टू लॉकडाउन, कोविड जो सिचुएशन अभी चल रही हैं और भी बहुत सारी चीज़ें थी। कोविड जिसमें से मेन था जिसके कारण वीडियोज़ नहीं आ पा रहे थे। सो फाइनली सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी हैं और डेफिनेटली आज से आपको वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। पॉलिटी का जो थर्ड पार्ट है, जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, उसमें आशीष सर के थ्रू जो पॉलिटी का थर्ड पार्ट है वो ऑलरेडी डीपीएसपीज, ठीक है, उसमें डीपीएसपीज, ठीक है, फिर अपना फंडामेंटल ड्यूटीज, उसके बाद जो अपने इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है, ठीक है, वो सर ने डिस्कस किए हुए हैं। तो प्लीज़ आप जाओ उस वीडियो को देखो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। जिसको नहीं समझ में आती है ये तीनों चीज़ें, नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपीज, मूल कर्तव्य और जो संविधान संशोधन हुए हैं, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से सर ने समझाया। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस का जो सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखी थी रिगार्डिंग फिजिक्स। इस पार्ट में हम उसका नेक्स्ट टॉपिक्स देखेंगे, नेक्स्ट चीज़ें कवर करेंगे और भी सारी चीज़ें। हमारे चैनल पे अभी एमपी कांस्टेबल के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है जो कि बिल्कुल ही आपको ₹1 भी नहीं देना, उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये पूरी तरीके से सारे स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम मैथ्स और जो हमारा जीएस वाला पोर्शन है और साइंस वाला पोर्शन है उसको भी हम कवर करवा रहे हैं। बहुत ही जल्दी आपको रीजनिंग के भी वीडियोस देखने मिलेंगे एंड एज वेल एज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, थ्योरी, सारी चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक से। आज हम सबसे पहले देखने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, यानी कि एक समान का मतलब नियत, ठीक है, जो कि बदल नहीं रही है, जो कि एक समान गति से ही चलती जा रही है। नियत त्वरित गति के समीकरण, आपको पता है 3 समीकरण होते हैं, ठीक है, तीनों नियम होते हैं, 3 समीकरण होते हैं, 3 नियम होते हैं और 3 समीकरण भी होते हैं। तो 3 समीकरण कौन कौन से वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको ये चीज समझना है कि यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ, जो समीकरण होते हैं उसमें कुछ शब्द आते हैं, कुछ अक्षर आते हैं, ठीक है, जैसे इसमें u आता है। अब इस u का मतलब क्या होता है? तो u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इस u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। और इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? इनिशियल वेलोसिटी को हम कहते हैं प्रारंभिक वेग। यानी कि कोई भी चीज जब गति करना स्टार्ट होगी, अब जैसे मैंने गाड़ी चलाना स्टार्ट किया तो शुरू में तो मेरा जो वेग होगा, मेरी स्पीड होगी, दैट विल बी 0, और फिर धीरे धीरे वो बढ़ेगा, तो उसको हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। फिर आता है हमारा v, जिसको हम कहते हैं फाइनल वेलोसिटी या एंड वेलोसिटी, या फिर जो हमारी फर्दर वेलोसिटी होती है, बाद की वेलोसिटी होती है, तो आपको एंड वेलोसिटी के नाम से या फाइनल वेलोसिटी इसको कहा जाता है। हिंदी में हम इसको क्या कहेंगे? अंतिम वेग। तो ये हमारा हो जाता है क्या? अंतिम वेग। फिर हमारा आता है ए फॉर होता है एक्सेलरेशन, ठीक है, इसको हम कहेंगे एक्सेलरेशन, और यहाँ इसका मतलब होता है त्वरण। टी हो जाएगा हमारा टाइम, टी क्या हो जाएगा हमारा? टाइम। और एस जो होगा हमारा, वो हमारा होगा डिस्प्लेसमेंट, की स्पेस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना। तो अगर हम बात करते हैं नियमों के बारे में, तो फर्स्ट नियम जो हमको यहाँ पे देखना है वो हमारा नियम हो जाता है फर्स्ट, दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। इसमें आपको ज्यादा समझना नहीं है, ये सिर्फ आपको याद करने हैं। सेकेंड जो नियम हमारा हो जाता है वो हो जाता है हमारा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ, हाफ है ए टी स्क्वायर, ओके, ए टी का स्क्वायर, ये सिर्फ टी के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। एंड द थर्ड नियम जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं वो हमारा क्या हो जाता है? आप सभी ने देखा होगा, वो हो जाता है हमारा थर्ड, यहाँ लिख देता हूँ, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब अगर यहाँ पे इस तरीके से हो जाए, सपोज ये यहाँ पे आ जाए, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, या फिर यहाँ पे अगर कुछ फेरबदल कर दें ऑप्शंस में कि v माइनस यू इक्वल्स टू 80, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई लिखा हो वही चीज़ है, लिखने का तरीका बदल गया। लाइक इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? तो s माइनस यू टी, ठीक है, इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अगर ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 2 और फिर ये s माइनस यू टी, ठीक है, ए टी स्क्वायर। तो इस तरीके से आप चीज़ें देख सकते हो, है वो वही चीज़, बट कभी कभी क्वेश्चंस में ऑप्शंस अलग तरीके से दे दिए जाते हैं। फिर हम बढ़ते हैं सर्कुलर मोशन। चलो भाई, सर्कुलर मोशन की हम बात कर लेते हैं। शब्द से ही हमको समझ में आ रहा है कि सर्कुलर मोशन यानी कुछ ना कुछ एक सर्कल से रिलेटेड चीज़ है। और मोशन, मोशन का मतलब क्या होता है? कि कोई भी चीज़ मोशन में है, यानी कि गति में है। तो सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है? तो सर्कुलर मोशन का मतलब होता है, आप समझना, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, वो वृत्तीय पथ पर, यानी कि एक सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। और उसका जो मोशन है वो कैसा है? उसकी जो स्पीड है, उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है,
उसकी जो स्पीड है ना वो पूरी की पूरी तरीके से क्या है, कांस्टेंट है। तो उसकी जो गति होती है, उसकी जो स्पीड होती है या फिर उसकी जो मोशन होता है वो क्या कहलाता है, वृत्तीय गति कहलाता है। ठीक है, वृत्तीय गति कहलाता है। सेकंड पॉइंट जो आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट तो यही था, ठीक है, वृत्तीय गति क्या कहलाती है, एक समान चाल से अगर कोई चलता है वृत्तीय पथ पे तो वो वृत्तीय गति कहलाती है। सेकंड आपको याद रखना है जो वृत्तीय गति होती है वो हमेशा, जो वृत्तीय गति होती है वो हमेशा कैसी गति होती है, तो आपको याद रखना है वृत्तीय गति जो होती है वो हमेशा एक त्वरित गति होती है। कौन सी गति होती है, तो वृत्तीय गति जो होती है ना हमेशा वो हमेशा एक त्वरित गति होती है, यानी कि उसमें त्वरण आपको देखने को मिलेगा। थर्ड चीज आपको याद रखनी है यहाँ पे, जो इसी में एक पॉइंट और है, त्वरण की दिशा कहाँ पे होती है। तो कई बार आपसे पूछ सकता है कि वृत्तीय गति में जो त्वरण की दिशा होती है वो कहाँ पे होती है, तो हमेशा याद रखना वो कहाँ पे होती है, तो त्वरण की जो दिशा होगी, त्वरण की जो दिशा होगी वो हमेशा कहाँ पे होगी, वो हमेशा आपके केंद्र की तरफ होती है। और लास्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है यहाँ पे, थर्ड पॉइंट, ये इसी में इंक्लूडेड था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो आपको यहाँ पे याद रखना है वो आपको ये याद रखना है कि हमारे जो सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है, जो उपग्रहों की गति होती है, किसकी बात कर रहे हैं, उपग्रहों की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारे उपग्रह होते हैं, लेट मी जस्ट चेंज माय कलर, वेट, जो हमारे भाई उपग्रह होते हैं, यानी कि हम सैटेलाइट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, उपग्रह, इनकी गति भी कैसी होती है, तो इनकी गति भी क्या होती है, वृत्तीय गति होती है या फिर त्वरित गति होती है। इनकी गति त्वरित गति होती है। ठीक है, तो इतनी चीजें फिलहाल आपको याद रखनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक बच्चा है, ठीक है, आपने भी ये काफी बार चीजें ट्राई करी होंगी इस तरीके से। ये एक रस्सी है और रस्सी में पत्थर जैसी या फिर कोई भी थोड़ी सी भारी चीज अपने बांधी और फिर उसको हमने राउंड राउंड घुमाना चालू किया। जब हमने इसको घुमाना चालू किया तो आप देख सकते हैं सर्कुलर मोशन में गति कर रहा है। ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है। हॉरिजॉन्टल क्यों, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कर रहा है। अगर ये इस तरीके से घुमाता सामने तो फिर वो वर्टिकल मोशन कहलाता, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कहलाता। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एक नेक्स्ट चीज की, फोर्स की हम बात करें उससे पहले हम ये चीज देखेंगे कि अगर हम फोर्स की बात कर रहे हैं तो फोर्स की बात करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि कोणीय विस्थापन क्या होता है, क्योंकि वो वृत्तीय गति से ही रिलेटेड होता है थोड़ा सा। तो भाई कोणीय विस्थापन किसको कहेंगे, ठीक है, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन, इनको आपको ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम हमारा अभी पास है और हमको सिर्फ फैक्ट अभी पढ़ने हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम में काम है। तो मैं भी अभी वही चीज पढ़ा रहा हूँ जो आपको पॉइंट टू पॉइंट, कट टू द पॉइंट चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। कोणीय विस्थापन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, अगर वो इंग्लिश मीडियम वाला देख रहा है तो मैं बायलिंगुअल लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ। इसको हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब ये क्या होता है भाई, एंगुलर वेलोसिटी। तो आपको हमेशा याद रखना है कि कोणीय विस्थापन, ठीक है, यानी कि एंगुलर, ठीक है, सबसे पहले इधर देख लो, कोणीय विस्थापन जो होता है, ठीक है, कोणीय विस्थापन जो होता है इसकी जो दर होती है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। एक्चुअल में ये वेलोसिटी विस्थापन नहीं आएगा, यहाँ पे वेग आएगा, कोणीय वेग की बात चल रही है। ठीक है, सॉरी मैंने धोखे से लिख दिया था। मतलब कि क्या बात हुई कि अगर जो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसकी जो रेट है चेंज होने की, उसी को हम क्या कहेंगे, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। इसका आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डेफिनेशन से ज्यादा जो आपको याद रखना वो है कि इसका यूनिट क्या होता है। तो इसका जो यूनिट होता है वो होता है हमारा रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, रेडियन पर सेकेंड, जहां पे भी रेडियन शब्द आए आप समझ जाना एंगल से रिलेटेड किसी चीज की बात चल रही है। चलो अब हम बढ़ते हैं फोर्स की। भाई फोर्स की क्या, फोर्स क्या होता है, फोर्स कब यूज होता है, किसे फोर्स कहते हैं। तो जॉन अब्राहम की एक बहुत ही बढ़िया पिक्चर है फोर्स, ठीक है, और फोर्स अगर आपने नहीं देखी तो आप जरूर देखिएगा। फिलहाल उस फोर्स की बात नहीं चल रही है, यहाँ पे साइंस वाले फोर्स की बात चल रही है कि फोर्स कहते किसको है। जस्ट वेट अ मिनट, फोर्स कहते किसको है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि फोर्स की डेफिनेशन क्या बनती है। अगर हम फोर्स की डेफिनेशन की बात करें तो फोर्स का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी चीज, ठीक है, कोई भी एक ऐसी चीज या फिर कोई भी एक ऐसा फिनोमेना, ठीक है, कोई भी एक रीजन, अगर मैं बात करूं, कोई भी एक रीजन जो किसी वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन में डिफरेंस पैदा कर दे, उसको हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो कोई भी एक ऐसा रीजन जो क्या कर दे,
कोई भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को, कोई भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को जो क्या कर दे, चेंज कर दे, उसको क्या कहेंगे, फोर्स कहेंगे। उस फिनोमेना, उस रीजन, उस कारण को क्या कहते हैं हम, फोर्स कहते हैं। सपोज करो मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक बॉक्स है, ठीक है, ये मेरे पास एक लकड़ी का बॉक्स रखा हुआ। अब यहाँ पे ये बॉक्स अपने आप नहीं हट जाएगा, ये तभी हटेगा जब तक मैं इसको धक्का नहीं दूंगा। इसका मतलब इस बॉक्स की अगर इनिशियल पोजीशन ये है और इसको अगर मुझे खिसका के थोड़ा आगे लेके आना है, इस पॉइंट पे मुझे लेके आना है, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे धक्का लगाना पड़ेगा। धक्का लगाने का मतलब क्या करना पड़ेगा, मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। मुझे इसको ये जो बॉक्स है मेरा, इसको मुझे पुश करना पड़ेगा, मुझे धक्का लगाना पड़ेगा, और जब तक मैं धक्का नहीं लगाऊंगा ये आगे नहीं खिसकने वाला। तो आपको हमेशा याद रखना है कि बल कोई भी एक ऐसी चीज होती है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करके रख देती है, ठीक है, या परिवर्तन करने का प्रयास करती है। अगर परिवर्तन नहीं कर रही है तो परिवर्तन करने का प्रयास कर रही है, उसको हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। अगर मैं किसी भी चीज के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड द फोर्स। भले ही खिसके ना थोड़ा सा, लेकिन मैंने फोर्स तो अप्लाई किया, परिवर्तन करने का प्रयास तो किया उसकी जगह में, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, ये तो फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट जो आपको याद रखना है, फोर्स की डेफिनेशन फर्स्ट, ठीक है, डेफिनेशन क्या, स्थिति में, पोजीशन में डिफरेंस कर दे, ठीक है। फिर पोजीशन में डिफरेंस, स्थिति में, पोजीशन में। सेकंड चीज जो आपको याद रखनी है, जो फोर्स होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है या वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है या अदिश। तो ये हमेशा एक सदिश यानी कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक सदिश राशि होती है। क्या होती है ये एक सदिश राशि होती है। फिर हम बात करते हैं कि और आगे इसमें किसी तरीके से बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं जड़त्व, ठीक है, ये चीजें इतनी आपको याद रखनी है। अच्छा, ये क्यों होती है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि देखो अगर मुझे इसको फोर्स अप्लाई करना है तो मुझे मैग्नीट्यूड तो चाहिए कि मुझे कितना बल लगाना है, थोड़ा ज्यादा। जैसे अगर मुझे अंडे को तोड़ना है, ठीक है, तो मुझे इसके लिए कम पावर लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर मुझे एक लकड़ी को तोड़ना है तो मुझे ज्यादा पावर लगाना पड़ेगा। फिर मुझे अगर लोहे की कोई छड़, उसको अगर बेंड करना तो मुझे और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब मुझे मैग्नीट्यूड तो चाहिए कि मुझे इतना फोर्स लगाना है, बट एक डायरेक्शन भी चाहिए ना कि भाई किस डायरेक्शन में मुझे फोर्स लगाना है, किस तरीके से मुझे उसे तोड़ना है, ठीक है। अब लकड़ी है, इसको यहाँ से तोड़ना है, यहाँ से तोड़ना, कहाँ से तोड़ना, भाई कुछ तो मुझे पता होना चाहिए। बेंड करना है तो कहाँ से करना है, अंडा तोड़ना है कैसे भी नहीं तोड़ना है, अच्छे से तोड़ना है, ढंग से तोड़ना है मुझे उसको प्रॉपर तरीके से। तो ये चीज होती है। फिर हम बात करते हैं कि एक और चीज की, अगर आपको समझना है कि यदि किसी वस्तु पर दो या अगर हम दो से अधिक बल लगाते हैं, ठीक है, या फिर एक तरीके से कह लो कि एक हमारे पास यहाँ पे बॉक्स है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बॉक्स है, इसमें यहाँ से भी कोई फोर्स लगा रहा है, यहाँ से भी कोई फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ पे जो नेट फोर्स लगेगा दैट विल बी एट द एंड जीरो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में आपका जो देखो यहाँ से भी उतनी सेम फोर्स की अगर हम बात करें, यहाँ से भी हम सेम फोर्स लगा रहे हैं, तो जो हमारा परिणामी बल लग रहा है वो तो जीरो है ना। तो इस स्थिति में जो हमारी वस्तु होती है वो क्या होती है, वो संतुलन, बैलेंस में होती है, संतुलन की अवस्था में कहलाती है। किस अवस्था में कहलाती है? संतुलन की अवस्था में कहलाती है। फिर हम बात करते हैं, इतनी चीज तो आपको याद रख ली। थर्ड पॉइंट क्या था कि यदि किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक कार्यरत बलों का परिणामी क्या होता है, शून्य होता है। कार्यरत बलों का परिणामी जो नेट है उनका एवरेज क्या कहना चाहिए आपको, या फिर उनका जो प्रॉपर है नेट रिजल्ट है, या फिर जो उन दोनों के मिलाप से बन रहा है, अगर वो क्या है हमारा शून्य है, तो वस्तु संतुलन की अवस्था में कही जाती है। फिर हम बात करते हैं आगे, और आगे हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करते हैं। वो टॉपिक है हमारा इनर्शिया, ठीक है। इनर्शिया किस चिड़िया का नाम है? आपने कई बार सुना होगा, और कई बार आपने जरूर इसको हिंदी में भी सुना होगा। इसको हम कहते हैं जड़त्व, ठीक है, इनर्शिया को हम कहते हैं जड़त्व। अब आप सुनो कि इसका मतलब क्या होता है, तो समझना। इनर्शिया एक ऐसी चीज होती है, इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, इनर्शिया जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का एक ऐसी क्वालिटी होता है जिसके कारण वो क्या कर सकती है, अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब ये क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है, किसको, फोर्स को, कि भाई फोर्स लगेगा तो क्या कर देगा, वो पोजीशन में चेंज कर देगा, और यही इनर्शिया होने नहीं देता, ठीक है। तो एक ऐसी क्वालिटी जिसके कारण कोई भी जो वस्तु होती है, वस्तु का वह गुण जिसके कारण क्या करता है, वो अपनी अवस्था, ठीक है, अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। क्या करता है वो भाई, वो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं जड़त्व, ठीक है। अब
जड़त्व का काउंटिंग अगर हमको करना है, कैलकुलेशन करना, उसकी गणना करनी है, पता लगाना कितना है, तो किसी भी वस्तु के, ठीक है, अगर ऑप्शन में आए कि इनमें से किस चीज के द्वारा हम जड़त्व की गणना कर सकते, तो आपको हमेशा याद रखना है कि किसी भी वस्तु के द्रव्यमान, ठीक है, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान, यानी कि हम बात कर रहे हैं मास, तो किसी भी वस्तु के द्रव्यमान के द्वारा, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान के द्वारा हम किसकी गणना कर सकते हैं, हम गणना कर सकते हैं उस पे लगने वाले जड़त्व की, या फिर उसका जड़त्व कितना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जड़त्व के भी कुछ नियम होते हैं, ठीक है, जिनको हम न्यूटन के गति के नियम कहते हैं। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। वहां पे हमने समीकरण पढ़े थे, ठीक है, याद रखना, समीकरण में कंफ्यूज मत होना, यहाँ हमने समीकरण पढ़े थे। अब हम पढ़ने वाले हैं जो उसके नियम है वो कितने हैं, क्या है, वो हम समझते हैं। तो न्यूटन जो चाचा थे हमारे, ठीक है, न्यूटन सर जी थे, उन्होंने गति के 3 नियम दिए थे, ठीक है, तीनों ही अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट है, हम एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्रथम नियम के बारे में, या फिर हम फर्स्ट लॉ के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो फर्स्ट लॉ जो है वो बहुत ही ज्यादा इजी है, किस तरीके से आप समझो। फर्स्ट लॉ हमें ये बोलता है कि अगर कोई चीज रेस्ट में है, यानी कि विराम अवस्था, या फिर अगर कोई चीज मोशन में है, अगर कोई चीज मोशन में है, मोशन का मतलब क्या हो जाएगा, गतिशील अवस्था, अगर कोई चीज मोशन में मतलब गतिशील अवस्था में, तो ये रेस्ट वाली रेस्ट में रहेगी और मोशन वाली मोशन में रहेगी। कब तक, जब तक कि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए। क्या ना अप्लाई किया जाए, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है। अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज करो अगर कोई बॉल है, या फिर अगर कोई चीज है, फोन है हमारा, ठीक है, ये यहाँ पे एक टेबल है, ठीक है, यहाँ पे एक टेबल है, बढ़िया तरीके से अपन टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे एक टेबल है और इसके ऊपर ये मेरा फोन रखा हुआ है, थोड़ा सा मोटा फोन है बट आपको समझाने के लिए मुझे बनाना पड़ा। ये सपोज करो मेरा फोन रखा हुआ है। अब ये फोन कहाँ है, रेस्ट स्टेट में, मतलब ये विराम अवस्था में, तो ये अपने आप तो गिर नहीं जाएगा। जब तक इस पे कब तक रहेगा, विराम अवस्था में रेस्ट पे कब तक रहेगा, जब तक इस पे कोई फोर्स ना, या तो इतनी तेज टेबल ना हिले, ठीक है, इतनी तेज हवा ना चले कि ये गिर जाए, या फिर कोई इंसान, ठीक है, जिसको बहुत ही ज्यादा चुल्ल मची हो उसको नीचे गिराने की, वो इसको नीचे ना गिरा दे, तो तब तक ये विराम अवस्था में रहेगा। मोशन की बात कर लेते हैं भाई, पंखा है, पंखा अगर चल रहा है 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 चल रहा है, ये कब तक चलेगा, जब तक इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगा के इसको रोका ना जाए। सपोज करो ये पंखा है और ये चल रहा है, ठीक है, पंखा चल रहा है, या फिर हम साइकिल के चक्के की बात कर लेते हैं, साइकिल का चक्का है और ये चल रहा है, तो 4-5 बार पैडल लगा के हमने इसको छोड़ दिया, अब यहाँ पे ये अपने आप जाके रुक जाएगी। अब आप बोलो सर इस पे तो किसी ने फोर्स लगाया नहीं, अब ये क्यों रुक गया, इसको तो हमेशा चलते रहना चाहिए। तो इस पे भी एक फोर्स लग रहा है जिसको हम आगे पढ़ेंगे, बट उस फोर्स का नाम सुन लो, उस फोर्स का नाम होता है फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण। बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता है हमारे डे टू डे लाइफ में, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बहुत सारे इसके एप्लीकेशन है हमारी डे टू डे लाइफ में जो हम अभी पढ़ेंगे, बट अभी जितने काम की चीजें अभी हम पहले तो वो कवर अप कर लेते हैं। फिर बात करते हैं द्वितीय नियम, सेकंड नियम क्या होता है। तो सेकंड नियम में आपको इतना समझना है कि जो एफ होता है वो इसके इक्वल होता है, यानी कि एम इंटू ए, यानी कि जो बल होता है ना वो द्रव्यमान, देखो एफ मतलब फोर्स बल, एम मतलब द्रव्यमान मास, और ए मतलब त्वरण। तो जो बल होता है वो द्रव्यमान और त्वरण का क्या होता है, गुणनफल होता है। और थर्ड नियम तो आपको पता ही होगा कि किसी भी जो हमारी कोई भी हमारी एक रिएक्शन होती है, ठीक है, थर्ड नियम हमारा क्या होता है कि कोई भी हमारा जो रिएक्शन होता है उसके ठीक इक्वल, मतलब उसके बराबर और उसके अपोजिट, यानी कि विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। इक्वल एंड अपोजिट क्या होता है, रिएक्शन। तो किसी भी एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट क्या होता है, रिएक्शन। किसी भी एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। अगर आपको बैकग्राउंड से थोड़ी सी नॉइस आ रही है, मैं बहुत ही ज्यादा क्षमा चाहूंगा उस चीज के लिए, प्लीज इग्नोर दैट। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। तो किसी भी एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट क्या होता है, रिएक्शन होता है। तो इतनी चीज आपको याद रखनी है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो आज की वीडियो में फिलहाल हम इतना करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे एक नया टॉपिक, साथ ही साथ हम मैथ्स का भी जो हमारा नंबर सिस्टम आधा रह गया था उसको हम बाकी आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और जल्द ही हम फिजिक्स जो सेक्शन है उसको खत्म करके हम इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं उस पर हम ट्राई करेंगे, एंड फिर हम बाकी की चीजें समझेंगे। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, लाइक कमेंट एंड जरूर इसको शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।